स्टूडेंट्स हमारी 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। अवकलज के अनुप्रयोग हमारा चैप्टर चल रहा है। तो बच्चों इसमें अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.4 है, लेकिन वो क्या है सिलेबस से फिलहाल इस साल सिलेबस में नहीं है। तो अब हम सीधा लास्ट एक्सरसाइज में आएंगे, 6.5 में आ जाएंगे। ठीक है ना, लास्ट है, इसके बाद विविध एक्सरसाइज है। तो इस तरीके से 5 इसमें टोटल एक्सरसाइज थी, 2 हमारी सिलेबस से इस साल नहीं है। तो अभी लास्ट है। इसमें बच्चों नॉर्मली इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना, 6 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़्यादातर पूछा जाता है और वो क्वेश्चन काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है ना, 6 नंबर के क्वेश्चन तो और भी आते हैं, ठीक है, लेकिन जो इससे पूछा जाता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छे से उन्हें समझना ज़रूरी है। तो और ये जो इसका उच्चतम और निम्नतम का जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, मतलब उसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब जाके ही हमको वो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। जैसा कि मैंने बताया उच्चतम और निम्नतम। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले ही समझेंगे बच्चों कि उच्चतम और निम्नतम होता क्या है। ठीक है, तो नॉर्मली तुम जानते ही उच्चतम किसे कहते हैं। उच्चतम मतलब सबसे बड़ा, निम्नतम मतलब सबसे कम। ठीक है, और इंग्लिश में से बोलेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमम। मैक्सिमा मतलब उच्चतम, मिनिमम मतलब निम्नतम। इसमें बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, इसके नाम थोड़ा सा चेंज भी हो सकते हैं। मतलब जैसे उच्चतम है ना, उच्चतम की जगह क्या बोल सकते हैं, महत्तम भी बोल सकते हैं। महत्तम का मतलब भी उच्चतम ही हुआ। ठीक है ना, या बोल सकते हैं अधिकतम। अधिकतम भी बोलेंगे तो भी उच्चतम ही हुआ। ठीक है ना, ऐसी निम्नतम में भी थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के हो सकता है कभी न्यूनतम बोल दें। ठीक है, तो ये सब लैंग्वेजेस चेंज करके भी बोल सकते हैं, लेकिन तुम्हें समझना है कि उच्चतम, अधिकतम, महत्तम शब्द आ रहे हैं तो मतलब इस एक्सरसाइज से वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, निम्नतम, न्यूनतम वाले अगर शब्द आ रहे हैं, ठीक है ना, शब्द वैसे वाले क्वेश्चंस जो भी है, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, तो तुम समझ जाओगे कि वो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब समझते हैं कि उच्चतम और निम्नतम होता क्या। ये अब हम देखेंगे बच्चों की फलन में। ठीक है ना, हम फलन अगर कोई भी देखे, जैसे मैंने एक फलन का ग्राफ यहाँ पे लिया है। ठीक है, इससे हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उच्चतम निम्नतम क्या होता है। देखो जैसे कोई फलन का ग्राफ मैंने ये लिया, तो ये इस तरीके से एक फलन है। ठीक है, तुम ध्यान से देखोगे, जो ये फलन मैंने लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसमें तुम्हें ध्यान से दिखेगा कि इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है बच्चों फलन की। कहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैंने बोला फलन की, फलन होता क्या है। फलन तुम्हें पता है ना, फलन को हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं fx, और fx को हम क्या मानते हैं बच्चों, इस जो ये fx है इसको क्या मानते हैं, हम y मानते हैं ना। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू, उच्चतम मान। ठीक है, तो मैं फलन की बात कर रहा हूँ, फलन fx। और fx का मतलब क्या होता है, y। fx किसको बोलते हैं, y को। y इक्वल टू fx होता है, ये तुमने कई बार पढ़ लिया। ठीक है, y इक्वल टू fx। इसका मतलब है तुम्हें देखना कि y का मान अधिकतम किस जगह पे है। ठीक है ना, तो तुम्हें पता है कि y का मान, y किधर की ओर होता है, ऐसे ऊपर की ओर ना, y डायरेक्शन। कोई भी निर्देशांक जो यहाँ पे है, ये दो से मिलकर बनेगा ना, एक x निर्देशांक से, कोई भी बिंदु है x निर्देशांक और y से बनेगा ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी, तो जैसे हम यहाँ पे 1 पे बढ़े तो यहाँ पे y की वैल्यू जो भी यहाँ पे होगी, मान लो यहाँ पे y की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो x की वैल्यू कितनी भी, फिर y की वैल्यू बढ़ती गई। तो बच्चों तुम देखोगे कि लगभग इस जगह पे जाके हमने मान लिया यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, c है। तो जबकि ये डिस्टेंस कितनी थी, c थी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस c है ये। ठीक है ना, x पे हम जब c चल गए तो हमने देखा कि हम उस टाइम पे y पे कहाँ पे चले, y पे जहाँ जो डिस्टेंस हम चले वो हमें सबसे बड़ी लग रही है। देखो इससे ऊपर कभी निकले हम क्या, तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि y का मान अधिकतम कौन सी जगह पे, y का, या मैं बोलूँ कि fx का मान। ठीक है ना, सबसे अधिक कौन सी जगह, कौन से बिंदु पे, x बराबर c पे है। तो x का मान अगर c रख दें यहाँ पे, ठीक है ना, तो fc, तो एक तरीके से जो fc हो गया वो फलन की क्या हो गई, हाईएस्ट वैल्यू हो गई। ठीक है, ऐसे बच्चों का निम्नतम मान की बात करें तो अगर इसमें तुम देखोगे तो y की जो, या फलन की जो निम्नतम मान है, ठीक है, तो वो तुम्हें कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो वो जो हमें, यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, नीचे आते गए छोटी होती गई, इस जगह पे आके सबसे छोटी हो गई, फिर बढ़ने लग गई। ठीक है, तो यही तो वो जगह है जहाँ पे फलन का मान निम्नतम है। ठीक है,
तो फिर से ये मान लो यहाँ पे x बराबर c पे फलन की वैल्यू, तो एफ सी हो गई। तो इस तरीके से बच्चों तुमने क्या समझा, इस कर्व को देख के, इस वक्र को देख के साफ समझ में आ रहा है कि इसका जो अधिकतम मान है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। इसके इधर की साइड भी कम होना शुरू हो गया, नीचे जाने लग गया, और इसके इधर भी नीचे जाने लग गया। ये एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे क्या है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू आई है। फलन की हाईएस्ट वैल्यू का मतलब किसकी वैल्यू, एफ एक्स, मतलब वाई की वैल्यू, ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। और बात करें कि वो किस बिंदु पे अधिकतम था, तो बच्चों वो होता है एक्स पे। तो इसमें मैं तुम्हें इस चीज़ पे इसलिए जोर दे रहा हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी हमेशा, ठीक है। एक तो आने वाला है बिंदु, ठीक है ना, एक तो आने वाला है बिंदु, ठीक है ना, बिंदु आने वाला, तो बिंदु से सीधा सीधा मतलब एक्स से मतलब होता है, ठीक है। और एक आने वाला है कि फलन का मान, उच्चतम या न्यूनतम मान, ठीक है। एक होता है मान, तो मान की बात अगर करें तो वो एफ एक्स होता है वो, ठीक है ना, वो एफ एक्स होता है। तो दो चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, एक होता है बिंदु और एक होता है मान, ठीक है। मतलब, और बिंदु से मतलब हम बोलेंगे कि वो बिंदु जिस पे फलन का मान उच्चतम होगा, या वो बिंदु जिस पे फलन का मान निम्नतम होगा, तो वो हम बिंदु हम लेंगे कि x का मान कितना है। और दूसरा है कि अब मान है कितना, उच्चतम मान आया कितना, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे x बराबर 2 था, तो x बराबर 2 पे फलन का मान आया कितना, मान लो 5 आया, ठीक है। तो वो मान है, वो उच्चतम मान होगा, वो निम्नतम मान होगा, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है कि जो बिंदु है, ठीक है ना, उसमें मतलब, क्योंकि कई बार ऐसा हो गया कि पूछा हुआ बिंदु है, तुम उसको क्या निकाल दिया, पूछा हुआ मान पूछा हुआ उच्चतम या निम्नतम मान, तुमने बिंदु निकाल दिया, ठीक है ना। ये बिंदु पूछा हुआ, तुमने मान निकाल दिया। लेकिन इसमें ये जरूर है कि जब मान भी तभी निकलता है जब बिंदु निकलते हैं, ठीक है ना। बिंदु निकलने के बाद ही क्या निकलते हैं, मान। लेकिन इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कि जैसे ही बिंदु निकाले उसके बाद सोचा कि बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल इसमें सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है बिंदु वाली, कि जो बिंदु है एक्स की वैल्यूज बिंदु होती है, ठीक है ना। उन बिंदु पे फिर कौन से मान होते हैं वो उसके बाद हम ज्ञात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अभी डेफिनेशन जो मैंने लिखी है बहुत सारी, ठीक है ना। अब ये दरअसल सबसे पहले तो मैं बता दूं, एग्जाम में इस तरीके से कुछ डेफिनेशन वगैरह तुम्हारे आने नहीं वाली है, ठीक है। ये केवल तुमको समझाने के लिए है, ठीक है। तुम्हें इसका प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए, मतलब इसके क्वेश्चंस करने आने चाहिए अच्छे से, ठीक है। और इसका भी तुम्हें नॉलेज होना चाहिए खाली कि ये जो चीज़ मैंने लिखी है ये है क्या। इसके बाद मेन चीज़ है, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चंस करने आने चाहिए, ठीक है, तभी तुम एग्जाम में इसको कर पाओगे। तो देखो बच्चों क्या है, नॉर्मल इसकी हम डेफिनेशन देखिए, कोई अंतराल आई दे रखा है, ठीक है ना, जिसमें फलन परिभाषित है। तो यदि आई में एक बिंदु सी का अस्तित्व, ठीक है, इस प्रकार है कि एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, तो संख्या एफ सी को आई में एफ का उच्चतम मान कहते हैं, बिंदु सी को आई में एफ के उच्चतम मान वाला बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से आधी चीज़ तो मैंने बच्चों अभी नीचे तुम्हें बता दी थी, ठीक है ना। तो अगर ये वाली बात करें कि एफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, ये मेन चीज़ समझ जाओ, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि ये एक ग्राफ दिया था और आई इंटरवल है कोई, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ दे रखा है। मान लो एक्स बराबर कुछ भी है, मान लो 1 से लेकर एक्स बराबर 10 तक दे रखा है ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक के इंटरवल में हमें कोई बिंदु मिलेगा एक्स बराबर 2, 3, 4, 5, तो उसी बिंदु सी, वो बिंदु सी है। तो यदि आई में एक बिंदु सी, ठीक है ना, सी का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ सी मतलब उस बिंदु पे फलन का मान बड़ा है या बराबर है हमेशा क्या, एफ एक्स से। इसको तुम्हें मेन समझना क्या, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ सी है, ठीक है ना, जो फलन का मान है, ठीक है, ये एफ सी है। इसमें खास बात है कि यहाँ पे एफ सी का जो मान है वो एफ सी का मतलब इस जगह पे जो फलन का मान है वो बाकी जगह पे फलन के सारे मानों से बड़ा है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। एफ सी एफ एक्स से क्या है, और एक्स का मान कुछ भी रख दो और बाकी, ठीक है ना, 1 रख दो, 2, 3, 4, उन सबसे बड़ा है। तो एफ सी ये सबसे बड़ा है, इसलिए एफ सी को हम क्या बोलेंगे, ये एफ सी है, ठीक है ना। तो एफ सी क्योंकि एफ एक्स के सभी मानों से बड़ा है, तो हम एफ सी को क्या बोलेंगे, आई में एफ का उच्चतम मान कहते हैं, ठीक है ना। एफ सी को आई में एफ का उच्चतम मान कहते हैं, एफ वाले को, ठीक है ना। एफ एक्स में अगर एक्स की जगह पे सी रख दें तो इसको आई में एफ का उच्चतम मान कहते हैं। यही बात मैंने तुम्हें यहाँ पे बताई थी कि जब तक मान की बात आते हैं तो एफ फंक्शन को देखते हैं,
ठीक है। तो उच्चतम मान कितना हो जाएगा, एफ सी, ये उच्चतम मान आ जाएगा, ठीक है। और अब बात आती है बिंदु की, और बिंदु सी को आई में एफ के उच्चतम मान वाला बिंदु कहते हैं। अगर उच्चतम मान वाला बिंदु कहेंगे तो वो सी आएगा, एक्स बराबर सी, ठीक है, ये सी है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि उच्चतम मान क्या होता है, उच्चतम मान वाला बिंदु क्या होता है। तो बिंदु तो आता है एक्स का मान जो आता है हमारा, ठीक है ना, और जो एक्स का मान जो फिर वहाँ पे हम फलन में रख देते हैं वो उच्चतम मान होता है। ऐसे ही बच्चों सेम ऐसे ही क्या होगा इसमें, निम्नतम वाला भी होगा। अगर वो जो किसी बिंदु सी पे फलन का मान सारे मानों से कम हो, सबसे कम हो, ठीक है ना, सबसे कम हो, तो वो निम्नतम होगा। सेम वही डेफिनेशन है, बस ये है कि पहले जो सी पे जो फलन का मान था वो सबसे बड़ा था, इस बार जो सी पे फलन का मान है वो और सारी जगह से क्या छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो निम्नतम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आई में एक ऐसे बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार है कि फलन एफ सी फलन एफ का उच्चतम या निम्नतम मान है, तो एफ सी आई में फलन का चरम मान कहलाता है, और बिंदु सी को क्या कहते हैं, चरम बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा बिंदु सी जिस पे फलन का मान उच्चतम भी हो सकता है या निम्नतम भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या है कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है, कि वो फलन का मान वहाँ पे क्या है, उच्चतम है या निम्नतम है, लेकिन जो भी है मतलब या तो उच्चतम है या निम्नतम है, तो उसे हम कहेंगे कि एफ का क्या है, चरम मान है। क्योंकि चरम का मतलब क्या होता है, चरम का मतलब एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब ये हुआ कि मतलब या तो बहुत बड़ा है या सबसे छोटा, मतलब बीच का नहीं है, ठीक है ना। तो एक तरीके से चरम मान, ये दोनों ही चरम मान हुए, कौन से जो ऊपर बताए गए थे, ठीक है ना, अधिकतम भी चरम मान हुआ, निम्नतम भी चरम मान ही हुआ एक तरीके से, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये चीज़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन उच्चतम और निम्नतम के पूछे जाने हैं, ठीक है ना, उच्चतम के और निम्नतम के क्वेश्चन तुम्हारे में आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। ये दोनों मैंने ग्राफ करके इसमें बता दिया। तो नेक्स्ट थोड़ा सा कुछ, ये दरअसल बच्चों है क्या, ये इंट्रोडक्शन है एक, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा बताया जा रहा है मोटा मोटा कि ये होता क्या, उच्चतम का कॉन्सेप्ट, निम्नतम का कॉन्सेप्ट है क्या। बाकी तो तुमको पता ही है ना ये कि ये चैप्टर का नाम क्या है, ये बात मैं तुम्हें कई बार बोल चुका हूँ। जब भी कोई भी अब इसमें टॉपिक आ रहा है तो बार बार मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तो वैसे भी डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ कि इन क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चन ये केवल तुम्हें समझाने के लिए है, ठीक है ना। क्योंकि चैप्टर का तो जो नाम है उसका यूज़ तो हमने अभी तक कहीं किया ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या है चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। इसका मतलब है कि किसके अनुप्रयोग, अवकलज के, मतलब हमने अवकलज का यूज करके महत्तम और निम्नतम ज्ञात करना होगा। लेकिन अभी कहीं अवकलज की बात मैंने ऊपर बताई नहीं। अब जो क्वेश्चन है इसमें कहीं पे अवकलज आएगा नहीं, ठीक है। तो अवकलन की बात अभी थोड़ी देर में आएगी, ठीक है। अभी ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उच्चतम और निम्नतम किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। अब बाकी इसका प्रयोग करके किसका, कि अवकलन का प्रयोग करके कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। वही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े 6-6 नंबर के, ठीक है। तो उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। वो आज भी हम 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन हम आज भी नहीं देख पाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है, उदाहरण 26 है, f(x) बराबर x², एक फलन दे रखा है, x बिलोंग्स टू R से प्रदत्त फलन f के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये f(x) इक्वल टू x² कोई फलन दिया और कहा कि उच्चतम और निम्नतम मान निकालने के लिए पूछा। उसका एक और चीज़ देखो, बिंदु नहीं पूछा है, ठीक है, फलन का मान पूछा है। फलन का मान से एक तरफ से किसका मतलब पूछा उन्होंने, किसका मान पूछा है, f(x) का मान, ठीक है। x से कोई मतलब नहीं है अभी कि x का मान कितना, मतलब f(x) मतलब f(x) तो क्या है यहाँ पे x² है। तो एक तरीके से वो पूछ रहे हैं कि x² का मान कितना अधिकतम हो सकता है, कितना निम्नतम हो सकता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन अगर कोई छोटे कम मार्क्स में अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं या वैसे भी तुम्हें नॉलेज के लिए, ठीक है, तो इसमें तुम्हें पता होना चाहिए कि मतलब तुम खुद से ही अंदाज़ा लगाओ कि जो ये फलन है इसमें कितनी इसकी, मतलब अभी मैं ग्राफ भी नहीं बता रहा थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। ग्राफ से हमने आंसर में देखो, ग्राफ से मैंने लिखा है ना, लेकिन खुद भी थोड़ा दिमाग लड़ाओगे तो तुम शायद इसका आंसर बता दोगे, ठीक है ना। देखो तो दिमाग कैसे लड़ाना है, सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये है क्या, वर्ग है ना बच्चों, ठीक है ना, x² है, तो वर्ग में तुम्हें
मेरे ख्याल से ये पता होगा कि x का हम कुछ भी मान रख दें, क्योंकि उसका वर्ग हो जाना तो मान हमेशा क्या आएगा, धन आएगा। ऋण मान कभी आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ठीक है। ऋण नहीं आ सकता तो क्या क्या मान आ सकता है इसके अलावा, एक चीज़ होती है ऋण, एक चीज़ होता है धन, ठीक है ना, एक कुछ और चीज़ भी होती है, क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो नंबर लाइन तुमने पढ़ाई होगा, ये होता है जीरो, ठीक है। ये धन संख्याएं शुरू हो जाती हैं यहाँ से, यहाँ पे ऋण संख्या होती है। तो इसका मान ऋण तो बिल्कुल नहीं हो सकता कभी, लेकिन जीरो तो हो सकता है। एक्स का मान अगर जीरो रखे तो जीरो का वर्ग जीरो, तो इसका मतलब इस पूरे का मान जीरो हो सकता है, एफ एक्स का मान, ठीक है ना, जीरो हो सकता है। तो तुम्हें साफ पता चल रहा होगा, उसके बाद जो मान आएंगे सब जीरो से बड़े ही होंगे। तो निम्नतम मान कितना हो सकता है इसका, जीरो। जीरो से निम्नतम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका निम्नतम मान कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो हमने देखा कि इसका जो निम्नतम मान है वो कितना हो सकता है, शून्य। और हमने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही अंदाजा लगाया, अंदाजे से ही हमने पता लगा लिया कि ये एक धनात्मक संख्या हो सकती है या फिर शून्य हो सकता है। तो इसकी वैल्यू, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या फिर शून्य होगी, ठीक है ना। और छोटा कौन सा होता है, शून्य होता है। शून्य से आगे तो फिर धन संख्याएं जाती हैं, ठीक है। अब हम पता लगाते हैं कि क्या इसका उच्चतम मान हो सकता है। तो बच्चों उच्चतम तो हम x का मान हम कितना रखें, उच्चतम तो उस पर डिपेंड करेगा ना। x का मान अगर 1 रखें, 2 रखें, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे मान बढ़ता जाएगा। लेकिन हम x की वैल्यू कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, हम अनंत तक ले जाएंगे ना, ठीक है। अनंत तो कुछ होता नहीं है, इसका मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है कि हम x को हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, अनंत तक ले जा सकते हैं। इसका मतलब इसका उच्चतम मान हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। मतलब हम यहाँ पे वैल्यू रखते जाएं तो x का वर्ग तो अनंत तक चला जाएगा ना, तो हमें कुछ भी नहीं पता है। तो इसका मतलब इसका उच्चतम मान नहीं है और निम्नतम मान क्या है, शून्य। अब बात करते हैं आलेख से। तो बच्चों ये 11th में इनके ग्राफ बनाने सिखाए गए थे, ठीक है ना। ग्राफ तुम अभी भी बना सकते हो, ठीक है ना, वैल्यूज रख रख के। तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ इसका आता था। तो अगर तुम ग्राफ को भी देखोगे बच्चों, तो ग्राफ से भी साफ दिखाई दे रहा है कि इसका जो न्यूनतम मान है, सबसे नीचे देखो ये वाला पॉइंट है ना, न्यूनतम मान। तो यहाँ पे देखो फलन की मान कितना है, शून्य है ना, ये मूल बिंदु पे ही तो है ये। इसका मतलब ग्राफ से भी देखें तो फलन का निम्नतम मान कितना आ रहा है, जीरो। और अधिकतम देखें तो ग्राफ में कहीं है ही नहीं, ये तो अनंत तक जा रहा है ना आगे तक। ग्राफ तो हम पूरा बना नहीं सकते ना, ये तो पूरा अनंत तक जाएगा। तो ग्राफ से साफ दिख रहा है कि f का निम्नतम मान शून्य है और f का कोई भी उच्चतम मान नहीं है। और बिना ग्राफ के भी हम खुद से अंदाजा लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों अगर हम नेक्स्ट देखें उदाहरण 27, ये भी सेम बच्चों वैसा ही है, ठीक है। इस बार एफ एक्स बराबर मॉड है। मॉड भी तुमने पहले पढ़ा था ना, उसका ग्राफ भी पढ़ा था। अभी मैं फिर से बात करूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं ग्राफ को हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो तुम बिना ग्राफ के भी इसको एकदम से बता सकते हो कि इसका उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना। तो ये भी सेम बच्चों ऐसे ही है जैसे वो वर्ग था, ये मॉड है। मॉड में भी तो वही सेम रूल लगता है। क्या मॉड में भी हमेशा तुम्हें पता है कि मॉड में भी हमेशा वैल्यू क्या आती है, धन ही आती है। चाहे तुम यहाँ ऋण भी रख दो, धन ही आनी है, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव के अलावा कौन सी वैल्यू आ सकती है, जीरो। एक्स का मान अगर हम जीरो रख दें तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब निम्नतम मान कितना हो जाएगा इसका, जीरो। और अधिकतम में एक्स की वैल्यू हम कहाँ तक ले जा सकते हैं, अनंत तक। तो अनंत तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब सेम ही वही है, इसमें भी निम्नतम मान जीरो होगा और अधिकतम मान अनंत तक जाएगा। और ग्राफ से भी साफ पता चल रहा है, इसका ग्राफ ऐसा होता था ना, हमने क्लास 11th में पढ़ा था। ग्राफ से साफ पता चल रहा है कि जो निम्नतम मान है वो तो देखो जीरो है, और अधिकतम तो कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ठीक है। तो उच्चतम मान इसमें नहीं है। नेक्स्ट बच्चों हम देखेंगे उदाहरण 28, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें बच्चों तो एफ एक्स बराबर एक्स है, ठीक है ना, और x की वैल्यू 0 से 1 है, ये छोटा इंटरवल है। तो कोई प्रदत्त फलन है तो उसका उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करो यदि कोई हो, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें अगर न्यूनतम और एफ एक्स बराबर एक्स में तो बड़ा आसान है निकालना। क्या है, हम सीधा एफ एक्स बराबर एक्स ही तो है, मतलब जो एक्स की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, जो एक्स की सबसे छोटी वैल्यू होगी वही सबसे छोटा मान होगा, क्योंकि एफ एक्स एक्स ही के बराबर है ना। एक्स बराबर 1 रखो तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 2 रखो तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो सिंपल है कि एक्स की वैल्यू रख दो, ठीक है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा इंटरवल लगाओ बच्चों। अभी मैंने इसका भी मैं ग्राफ नहीं बना रहा, मैं सबको पहले तो यही बता रहा हूँ कि तुम बिना ग्राफ के ही बता सकते हो, ठीक है ना, बिना ग्राफ के भी। इसमें देखो तो इसका मतलब तुम्हें जब छोटी वैल्यू चाहिए तो तुम्हें सबसे छोटा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो गई, एक परेशानी हो गई। यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगा दिया बच्चों, छोटा। तो मैंने छोटे ब्रैकेट के बारे में तुम्हें बताया होगा, ठीक है ना, और तुम्हें मेरे ख्याल से याद भी रहना चाहिए। मान लो एक लिखा है मैंने 2 से और 5, और एक लिखा है 2 से 5। इसका क्या मतलब होता था,
इसका मतलब होता था, इस वाले का मतलब कि जो संख्या है वो 2 और 5 के बीच में है, लेकिन 2 नहीं है, 2 से बड़ी है, मतलब 2 से बड़ी मतलब 2.1 हो सकती है, ठीक है, 2.2 हो सकती है, ऐसे करके। और ऐसे ही 5 नहीं है, 5 से छोटी है, 5 से छोटी 4.9 हो सकती है, 4.99 कुछ ऐसे हो सकती है, ठीक है ना। वो एग्जैक्ट कितनी है वो हमें नहीं पता। 2 से ठीक बड़ी तो और भी संख्या होती है बच्चों, 2.000001 ऐसी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट उसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, 2 से ठीक बड़ी कौन सी संख्या होती है, ठीक है ना। ऐसे ही ये संख्या 5 से छोटी, तो 5 से छोटी भी 4.999999 ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो 2 से थोड़ी सी बड़ी संख्या है और 5 से थोड़ी छोटी संख्या है, लेकिन इसकी खास बात है, ये बिल्कुल सही है। ये क्या 2 से शुरुआत करते हैं और कहाँ पे ख़त्म करते हैं, 5 में। बड़ा ब्रैकेट है मतलब 2 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे, और इसके बीच के नंबर भी लेंगे, सारे के सारे जो भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिक्कत हो गई, क्या हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि इसका छोटा नंबर है कौन सा। मतलब 0 से इतना तो पता है कि 0 से बड़ा है, लेकिन 0 से बड़ा है क्या, 0.0000001 कुछ होगा ऐसे। 1 से छोटा है वो भी 0.99999, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वो हम रखें क्या मान, ठीक है। तो इस वजह से बच्चों हम इसका ना उच्चतम मान निकाल सकते हैं ना निम्नतम मान निकाल सकते हैं। ग्राफ से भी देखें, इसका ग्राफ भी बनाओगे तो, क्योंकि 0 को टच नहीं कर रहा है, x बराबर 0 पे ये 0 को टच नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ पे गोला लगाया। ऐसे ही 1 पे भी करें तो यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, 1 को ये टच नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी गोला लगाएंगे। तो कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि इस जगह पे उसका मान क्या होना था, निम्नतम, और यहाँ पे अधिकतम। तो इस जगह को हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम बोलेंगे इसका ना तो अधिकतम मान संभव है, ना ही न्यूनतम मान संभव है, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर मैं बदल दूँ, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगा दूँ, बड़ा ब्रैकेट लगा दूँ दोनों ओर, तो सीधा सीधा इसका आंसर कुछ चेंज हो जाएगा सीधा। तब हम बोलेंगे इसका निम्नतम मान कितना आ जाएगा, 0, x का मान है 0 रख दो, और अधिकतम मान कितना आ जाएगा 1। तब इसका आंसर चेंज हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट लगाते ही निम्नतम भी निकल जाएगा और उच्चतम भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों, ठीक है, नई चीज़ आ रही है, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम, ठीक है बच्चों। स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। उच्चतम निम्नतम तो हमने पढ़ा भी। अब है स्थानीय। स्थानीय का क्या मतलब होता है, स्थानीय का मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ठीक है ना। तो लोकल का मतलब तुम्हें पता होगा, स्थानीय का मतलब भी पता होना चाहिए वैसे तो तुम्हें, ठीक है ना। लोकल का मतलब अपने इलाके में, ठीक है ना। तो अपने इलाके में जो उसका एरिया है, कोई एक फिक्स एरिया, ठीक है ना, तो उसमें कोई उच्चतम है और उसमें निम्नतम। तो बच्चों ऐसा होता कभी कभी कि कोई, तुमने वैसे भी देखा होगा कई किसी जगह पे भी कि कोई अपने एरिया में थोड़ा सा किसी की पावर थोड़ा ज़्यादा होती है ना, लेकिन उसी की फिर और बड़े लेवल पे चला जाए तो उसकी पावर उतनी नहीं होती, ठीक है, लेकिन अपने उसमें वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ है, ठीक है। तो क्या है, इसको हम समझेंगे एक ग्राफ से, ठीक है, एकदम से हमें समझ में आ जाएगा ग्राफ से। ये देखो मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। इस ग्राफ में तुम एक चीज़ खास बात देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, अगर मैं बोलूँ कि उच्चतम मान कौन सा, बल्कि थोड़ा सा ग्राफ मुझसे कंफ्यूजिंग सा बन गया है। कंफ्यूजिंग इसलिए कि बिल्कुल हाईएस्ट, अगर तुम बता पाओ तो, अगर थोड़ा सा मैं इसको और ऊंचा कर लेता ना तो सही रहता शायद, ठीक है ना, क्योंकि तब क्लियर हो जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे इसमें पूछूं कि, ठीक है, ऐसे इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता, ठीक है, तो शायद ये ठीक होता। अब ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, जैसे अभी तक उच्चतम और निम्नतम की बात चल रही थी ना, तो सीधा तुम बोलोगे कि शहर की हाइट देखोगे ना तुम, यहाँ से मतलब वाई की वैल्यू देखोगे तुम, ठीक है ना, सबसे जो हाई पे होगा, तो ठीक है। तो अगर तुम वो देखो तो तुम्हें साफ पता चलता कि ये, तो इस जगह को तुम बोलोगे कि ये वाली जगह क्या है, हाईएस्ट है, ठीक है, अधिकतम ये इससे भी, अभी मैंने इसलिए बनाया इसको ऊंचा, ये दोनों थोड़ा बराबर से लग रहे थे ना, इसको इसलिए मैंने हाइट दे दी थोड़ी सी, ठीक है। ऐसे ये दोनों थोड़ा बराबर से लग रहे थे तो मैंने इसको लो कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो हाई की बात करूं मैं, ठीक है, तो सबसे हाई बच्चों ये है, सबसे अधिकतम मान ये वाला है, ठीक है ना। और मैं अगर निम्नतम की बात करूं तो सबसे निम्नतम ये है जो अभी तक मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है। इस पूरे में यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें
तो यहाँ पे जो फलन का वैल्यू है बाकी सारी जगह की वैल्यू से बड़ी है, एफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स, और यहाँ पे भी एफ सी इज ग्रेटर देन एफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, सारे के सारे फलन की वैल्यू से यहाँ पे छोटा होगा और यहाँ पे बड़ा होगा। तो ये तो फलन के उच्चतम और निम्नतम मान आ गए। लेकिन अभी बात चल रही है स्थानीय। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे कुछ अपने अलग से उच्चतम और निम्नतम तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे साफ साफ, कि जो अपने अपने एरिया में थोड़ा सा क्या है, बड़े हैं। तो देखो एक तो तुम्हें दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये तुम्हें दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा तो ये है, लेकिन अपने एरिया में, ठीक है, जो ये इसका एरिया है, ठीक है, इस एरिया में तुम ध्यान से देखोगे तो ये सबसे बड़ा है, ठीक है। इससे ठीक पीछे वाले सब छोटे हैं, इससे ठीक आगे वाले भी क्या सब छोटे हैं, ये सबसे बड़ा। तो इसे बोलते हैं कि ये क्या हो गया, स्थानीय उच्चतम। ऐसी एक और देखें तो ये भी अपने एरिया में क्या है, सबसे बड़ा है इस वाले एरिया में, इससे पीछे वाली वैल्यू इससे छोटी है, इससे आगे वाली इससे छोटी है, ठीक है ना। ऐसे ये वाला देखें तो ये अपने एरिया में सबसे बड़ा है। ऐसे ही निम्नतम की भी बात करें तो बच्चों यहाँ पे जो बिंदु है, ठीक है, ये तो वैसे सबसे निम्नतम था, लेकिन ये जो बिंदु है ये भी अपने एरिया में सबसे क्यों छोटा है, क्योंकि इससे पीछे वाली वैल्यूज इससे बड़ी हैं और इससे आगे वाली वैल्यूज भी क्या है, इससे बड़ी हैं। तो ये अपने इलाके में सबसे छोटा है। ऐसे इसको देखें तो ये अपने इलाके में सबसे छोटा है, ठीक है। और ऐसे इसको देखें कौन सा वाला, बस हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि अपने अपने एरिया में भी, ठीक है, एक ही ग्राफ में हमने देखा कि अपने अपने एरिया में भी क्या है, कोई जो फलन है वो उसके मान क्या है, अपने एरिया में या तो सबसे बड़े हैं या सबसे छोटे हैं, ठीक है। उसकी अब खास बात जो पहचानने वाली तुम्हें साफ पता चल गई होगी, क्या हुआ वो पता इससे चला कि उससे ठीक पहले और उसके ठीक बाद में कैसा अंतर है, ठीक है ना। जो हाईएस्ट वैल्यू है उससे ठीक पहले में वाली वैल्यूज भी सब उससे छोटी हैं, उससे ठीक बाद वाली भी उससे छोटी हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये सबसे बड़ा है। जबकि और पॉइंट मान लो तुम यहाँ पे कोई बिंदु ले लो तो तुम देखोगे इससे पहले वाले तो इससे छोटे हैं, इसके बाद वाले, इससे पहले वाले इससे बड़े हैं, इसके बाद वाले क्या हैं, इससे छोटे हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, इससे पहले वाले भी छोटे हैं, बाद वाले भी छोटे हैं, यहाँ पे भी पहले वाले भी छोटे हैं, बाद वाले भी छोटे हैं। क्योंकि नीचे वाले को देखोगे तो पहले वाले भी बड़े हैं, बाद वाले भी बड़े हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से क्या होगा, ये स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के बिंदु होते हैं, ठीक है। और अगर इसको हम देखें तो C को स्थानीय उच्चतम का बिंदु कहा जाता है यदि एक ऐसा H बिलोंग्स टू 0 है, ठीक है, सॉरी H ग्रेटर देन 0, H धनात्मक संख्या, ये तो कई बार तुम्हें बताती है, ठीक है ना, कि C माइनस H, C प्लस H में सभी x के लिए एफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स हो तो एफ सी फलन एफ का स्थानीय उच्चतम मान कहलाता है, ठीक है। ये वही बात है बच्चों जो मैंने अभी बताई, ठीक है। क्या चीज़, बस इसकी थोड़ा लैंग्वेज में बोल दिया। ये जो C माइनस एच और C प्लस एच की बात की गई ना, मतलब C माइनस मतलब वो जो बिंदु हमने C लिया है ना, C माइनस एच मतलब C से थोड़ा सा पहले, ठीक है ना, C माइनस एच, ठीक है, और C प्लस एच, ठीक है। C प्लस एच का मतलब क्या हुआ, C से थोड़ा सा ज़्यादा। तो हमने C से कम में और C से थोड़ा सा ज़्यादा में भी जब हम देखें कि जो फलन का जो मान है, ठीक है, वो क्या हो, फलन का मान बाकी के सारे मान से क्या हो, ठीक है ना, फलन का मान उससे पहले वाले मान से भी और ज़्यादा वाले मान से भी, C प्लस एच से भी अगर फलन का मान ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, स्थानीय उच्चतम कहते हैं। ऐसे ही बच्चों सेम इसमें, ठीक है। तो ये सेम निम्नतम वाले में भी है कि अगर हम उससे C माइनस एच मतलब उस बिंदु से H एक बहुत ही छोटी संख्या होती है, धनात्मक तो होती है, बहुत ही छोटी संख्या, ठीक है ना। तुम्हें बहुत ज़्यादा दूर नहीं निकल जाना, बहुत हल्का सा पीछे देखना और हल्का सा आगे। तो C माइनस एच और C प्लस एच थोड़ा सा देखना, तो उससे ही हमें पता चल जाएगा कि अगर फलन की वैल्यू क्या है और सारी वैल्यू से छोटी है तो क्या हो जाएगा, फलन स्थानीय निम्नतम कहलाएगा, ठीक है। ये तो बात हुई कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम कहते हैं किसे। नेक्स्ट है बच्चों इसके बाद बच्चों हम देखेंगे क्रांतिक बिंदु, ठीक है। अब हम लगभग उस पॉइंट पे पहुंचने ही वाले हैं, किस पॉइंट पे, ठीक है, कि जो चैप्टर का नाम है उसमें हम अभी भी नहीं पहुंचे, ठीक है ना। इस हमने अब पहले कॉन्सेप्ट पढ़े कुछ कि उच्चतम किसे बोलते हैं, निम्नतम किसे बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने नया कॉन्सेप्ट पढ़ा कि स्थानीय उच्चतम किसे कहते हैं,
स्थानीय निम्नतम किसे कहते हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ठीक है, अब हम लगभग उस जगह पे पहुंचते जा रहे हैं कि जिसका प्रयोग हमें करना है। ठीक है ना, यानी कि अवकलज का प्रयोग। तो अब नेक्स्ट है बच्चों क्रांतिक बिंदु। ठीक है, तो फलन f के प्रांत में एक बिंदु c जिस पर या तो f डैश इक्वल टू 0 हो या f अवकलनीय नहीं है, f का क्रांतिक बिंदु कहलाता है। तो बच्चों क्रांतिक बिंदु किसे कहते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से समझा देता हूँ। ठीक है, क्रांतिक बिंदु बच्चों ये सारे बिंदु हैं, x के वे सभी मान हैं जिन पे ऐसा हो सकता है कि फलन या तो क्या हो सकता है, उच्चतम हो सकता है, स्थानीय या स्थानीय निम्नतम हो सकता है, वो बिंदु। ठीक है, यानी कि एक बिंदु ये मान लो x का मान यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का मान 2 है, x का मान 3 है, x का मान कुछ भी है, मतलब 5 है, 7 है x के। तो x के वो मान जिन पे फलन का मान या तो स्थानीय उच्चतम हो सकता है या स्थानीय निम्नतम हो सकता है। ठीक है, वो पॉसिबल वैल्यूज। तो वो जैसे मान लो कि इस बिंदु पे, ठीक है ना, इस बिंदु पे x के क्या क्या मान है, x की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। क्रांतिक बिंदु x का मान होता है, ना कि फलन का मान। ठीक है, फलन का मान तो उच्चतम निम्नतम वो तो बाद में निकलेगा ना, क्रांतिक बिंदु की मदद से निकलेगा। ये मैं तुम्हें बार बार बता दूं कि दो चीजें इसमें होनी है, एक होना है बिंदु और एक होना है मान। ठीक है ना, बिंदु होता है स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम का बिंदु, और स्थानीय मान और स्थानीय निम्नतम मान और स्थानीय उच्चतम मान। ठीक है, तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बिंदु की बात कर रहा हूँ, तो x की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो बिंदु जिसपे फलन का मान क्या होगा। ठीक है, अब ये बिंदु कैसे निकलते हैं, जहाँ पे हम बात करें कि f डैश c 0 होगा, f डैश c का मतलब हो गया f का अवकलन, और f का अवकलन का मतलब हो गया कि अगर बच्चों मैं बताऊं और अच्छे से तुम्हें, तो स्पर्श रेखा dy/dx तुम्हें याद होगा, f डैश x स्पर्श रेखा। ठीक है ना, तो dy/dx, और dy/dx होता क्या था, tan थीटा। मतलब जो भी हम स्पर्श रेखा, ठीक है ना, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक है ना, dy/dx स्पर्श रेखा की प्रवणता होती थी। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे बच्चों इस पे स्पर्श रेखा खींचे तो देखो ध्यान से, वो x अक्ष के समांतर होगी, यानी कि x अक्ष के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0। ठीक है ना, यानी कि tan 0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि dy/dx का मान इन बिंदुओं पे क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इन सारे बिंदुओं पे, ऐसे बिंदुओं पे, जबकि यहाँ पे तुम स्पर्श रेखा बनाओगे ना, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल 0 के अलावा कुछ ना कुछ दूसरा एंगल जरूर बनाएगी। ठीक है ना, जबकि इन बिंदुओं की खास बात है, ऐसे बिंदु, चाहे ये वाला बिंदु, चाहे ये वाला बिंदु, इन पे स्पर्श रेखा हमेशा क्या होगी, इसके साथ 0 एंगल बनाएगी, और इस वजह से dy/dx का मान या f डैश x का मान हमेशा 0 आता है। तो इसलिए उन बिंदुओं पे चांसेस होते हैं या तो फलन का मान उच्चतम हो जाए या फलन का मान निम्नतम हो जाए। ठीक है, या f अवकलनीय नहीं है। कभी कभी ऐसे बिंदुओं पे भी उनको भी हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं जहाँ पे फलन अवकलनीय नहीं, जैसे ये अलग से बिंदु हो गया, यहाँ पे कट गया। ठीक है, क्योंकि अवकलनीय इसलिए नहीं है कि यहाँ पे हम कोई स्पर्श रेखा बना नहीं सकते हैं। ठीक है ना, स्पर्श रेखा किसी एक फिक्स पॉइंट पे, यहाँ पे मतलब इधर बीच के पॉइंट्स में तो स्पर्श रेखा बनेगी, यहाँ पे हम कई सारी स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी ना, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं बन पाएगी एक सिंगल स्पर्श रेखा, तो या तो जिन पॉइंट पे अवकलनीय नहीं होता। तो अगर हम देखें तो क्रांतिक बिंदु कौन कौन से हुए, एक तो ये पॉइंट्स, ठीक है ना, जहाँ इन पे x के मान वो क्रांतिक बिंदु होंगे, और एक ये वाले बिंदु, ठीक है ना, जहाँ पे फलन अवकलनीय नहीं है, वो क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। तो बच्चों क्रांतिक बिंदु कुल मिला के कौन कौन से, जिस पर या तो f डैश c 0 होगा, यह f अवकलनीय नहीं है, f का क्रांतिक बिंदु कहलाता है, और यह f के स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम के संभावित बिंदु होते हैं, ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो कभी, अब इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है बच्चों क्रांतिक बिंदु का। अब हमें कभी भी क्या करना हो, स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम निकालना हो, ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले क्रांतिक बिंदु ही निकालना पड़ता है। ठीक है, क्रांतिक बिंदु सबसे स्टार्टिंग क्रांतिक बिंदु से ही होती है। ठीक है, क्यों होती होगी स्टार्टिंग क्रांतिक बिंदु से, वो इसलिए होती है कि क्रांतिक बिंदु से हमें पता चल जाता है कि यही वो बिंदु हैं जिन पे फलन का मान या तो उच्चतम होगा या निम्नतम होगा। उसके बाद हम चेक कर करके देखते हैं, जो भी हमारे पास आगे रूल पड़ेंगे उनसे हम देखते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अब वो स्थान वो उच्चतम है कि निम्नतम। लेकिन पहले वो बिंदु तो मिले, ऐसे थोड़ी हम किस पे चेक किस पे करेंगे हम, ठीक है ना, चेक किस पे करेंगे हम, ऐसा तो हम तो कुछ पता ही नहीं लगा पाएंगे। तो हम सबसे पहले वो बिंदु निकाल लेते हैं कि जो हमें संभावित बिंदु,
संभावित बिंदु ही क्रांतिक बिंदु होते हैं। कि संभावित कौन से संभावित, ऐसे संभावित बिंदु जो कि स्थानीय या तो उच्चतम हो सकते हैं या निम्नतम हो सकते हैं, ठीक है, वही क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, तो अब बच्चों नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम ज्ञात करने की प्रथम अवकलज परीक्षण। तो बच्चों अवकलज जो था वो आ चुका है, और अवकलज अभी नहीं आया, इससे पहले भी क्रांतिक बिंदु जो था इसमें भी अवकलज आ चुका है। ठीक है, एफ डैश के बात हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से अब अवकलज का स्टार्टिंग हो गई है। ठीक है, लेकिन उसमें भी जैसा कि तुम पढ़ रहे हो प्रथम अवकलज परीक्षण, इसका मतलब है प्रथम अवकलज परीक्षण का मतलब है कि हम एक बार अवकलन करके हम, ठीक है ना, प्रथम अवकलज मतलब एक बार अवकलन होगा खाली। ठीक है, तो उस मेथड से अगर हम इसको ज्ञात करें, इसमें बच्चों में तुम्हें बता दूं पहले ही कि एक द्वितीय अवकलज परीक्षण भी आने वाला है। ठीक है, तो इसको स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम ज्ञात करने के लिए दो टाइप के तुम अवकलज परीक्षण पढ़ने जा रहे हो, एक प्रथम और एक द्वितीय। ठीक है, अब मैं दोनों में बता दूं कि आसान कौन सा है और जो तुम्हें नॉर्मली करना है। ठीक है, वो नॉर्मली बच्चों द्वितीय अवकलज परीक्षण है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है प्रथम अवकलज परीक्षण भी, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी द्वितीय अवकलज में भी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या होती है, दूसरी बार अवकलज होने में भी बड़ी परेशानी हो जाती है। मैं आगे के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। ठीक है, अभी तो जो तुम्हें क्वेश्चन छोटे छोटे मिलेंगे वो ज़्यादातर तुम्हें द्वितीय अवकलज से ही करने हैं। ठीक है, सेकेंड वाले से ही करने हैं। प्रथम अवकलज काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी बहुत ही मतलब बड़ा अवकलज आ जाता है, तो उसका एक बार अवकलन करने के बाद दूसरी बार अवकलन करने में बड़ी परेशानी हो जाती है। ठीक है ना, तो उस केस में हम प्रथम अवकलज का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो ज़्यादातर बच्चों तुम द्वितीय अवकलज के प्रयोग से कर लोगे। ठीक है ना, वो क्योंकि छोटा मेथड होता है, द्वितीय अवकलज थोड़ा सरल होता है। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रथम अवकलज परीक्षण ये होता क्या है। तो बच्चों प्रथम अवकलज का सबसे पहले इसके नियम मैं बता रहा हूँ ये, लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है कि ये ऐसे मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, ये मैंने लिख तो भले ही दिया है, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो तुम्हें शायद एकदम से समझ में ना आए। ठीक है ना, तो ये क्लियर तब होगा जब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो हमें अगर चेक करना है बच्चों तो कोई बिंदु सी दिया है, ठीक है ना, दिया क्या है वो तो क्रांतिक बिंदु। सबसे पहले हम दरअसल इसमें सबसे पहले हम क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, अभी वो क्वेश्चन से समझ में आएगा। अब मान लो जो भी हमें बिंदु मिला उस बिंदु पर हमें चेक करना है कि वो स्थानीय उच्चतम है कि निम्नतम है। ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, उस बिंदु सी से होकर बढ़ने के साथ साथ यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह धन से ऋण में परिवर्तित होता है, तो अब तुम्हें मेन चीज ना ये चीज ध्यान रखनी है, चिन्ह धन से और ऋण में परिवर्तित। ठीक है, तो स्थानीय उच्चतम। ठीक है, तो ध्यान तुम्हें ये रखना है कि अगर हम सी को आगे आगे चलें बढ़ने के साथ साथ, सी के से बढ़ने के साथ, मतलब हम क्या करते हैं इसमें बिंदु से थोड़ा सा पहले वाली वैल्यू लेते हैं, बिंदु से थोड़ा सा बाद वाली वैल्यू लेते हैं। ठीक है ना, और हम देखते हैं कि उसके बाद उसके चिन्ह में कोई बदलाव हो रहा है। अगर वो बदलाव धन से और ऋण में हो रहा है, मतलब सी से पहले वैल्यू, मान लो बिंदु हमने लिया x बराबर 3 लिया, तो हम 3 से थोड़ा पहली वैल्यू ले लेते हैं। 3 से पहले कौन सी वैल्यू है, 2.9, तो उस पर चेक करते हैं। मान लो उसका चिन्ह धन है, किसका चिन्ह, अब वो भी देख लो किस चीज़ का चिन्ह, एफ डैश एक्स का। ठीक है ना, किस चीज़ का, एफ डैश एक्स का। ठीक है, इसीलिए तो प्रथम अवकलज परीक्षण है ये, क्योंकि हम किसका चिन्ह चेक कर रहे हैं, एफ डैश एक्स, एक्स का अवकलन, एफ एक्स का अवकलन कर लेना हमें। ठीक है, उसका चिन्ह देखना हमने। ठीक है, तो अगर वो चिन्ह हमने देखा कि धन से और ऋण में परिवर्तित हो गया, ठीक है ना, कि हमने पहले छोटा वाली वैल्यू ली उससे, ठीक है ना, वो चेक किया, फिर बड़ी ली धन से ऋण, तो हम बोलते हैं कि जो बिंदु सी है उससे फलन का मान क्या होता है, उच्चतम। तो ये चीज तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखिए, धन से ऋण होता है तो उच्चतम होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है अगर हम ऐसा ही चेक करें हम, ठीक है ना, और इस बार चिन्ह धन से ऋण ना आके ऋण से धन हो जाता है, तो बच्चों ऋण से धन में ध्यान रखना कि स्थानीय निम्नतम आता है। ठीक है ना, नेक्स्ट बच्चों क्या है, अगर चिन्ह देखो एक बार क्या हुआ, मतलब चिन्ह हर बार चिन्ह बदला है ना, धन से ऋण हुआ है तो उच्चतम, ऋण से धन हुआ है तो निम्नतम। लेकिन अगर सी के बढ़ने के साथ साथ यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, मतलब
परिवर्तित ना हो तो मतलब कि धन से धन ही रहे, ठीक है ना, या क्या रहे, ऋण से ऋण रहे, मतलब धन से धन या ऋण से ऋण, चिन्ह बदला नहीं ना, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है बच्चों, इस केस में ना तो स्थानीय उच्चतम होता है ना स्थानीय निम्नतम होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस केस में बच्चों हम बोलते हैं ना तो स्थानीय उच्चतम बिंदु है ना स्थानीय निम्नतम बिंदु है। वास्तव में ये क्या आता है, इस प्रकार के बिंदु को बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु होता है। देखो अभी तक तुम देख रहे हो कि मतलब ये बिंदु स्थानीय उच्चतम और निम्नतम निकल किस वजह से रहे, ये इस वजह से रहे हैं कि उस बिंदु पे क्या हो रहा है, ग्राफ एकदम से अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है ऐसे करके, तो ये उच्चतम हो जा रहा है, ठीक है ना। अब ये चले जा रहा है एकदम से बदल दे रहा है अपनी डायरेक्शन, तो ये निम्नतम हो जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे बदल दे रहा है तो ये उच्चतम हो जा रहा है, फिर बदल दे रहा है तो निम्नतम हो जा रहा है, स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम ऐसे, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो डायरेक्शन तो बदल लेता है, ठीक है ना, वो जो ग्राफ है डायरेक्शन तो बदलता है। देखो ये चल रहा है ना, देखो बढ़े जा रहा 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 है, और उसके बाद इसने यहाँ से बदला वो, ठीक है ना, ऐसे उसने देखो डायरेक्शन बदल ली अपनी, लेकिन खास बात हुई कि घटा नहीं, वो अभी भी बढ़ ही रहा है। तो इस केस में ये बिंदु ना तो उच्चतम निकल पाता है ना निम्नतम, ये वाला बिंदु, ठीक है ना। देखो अगर यही ऐसे चला जाता है नीचे तब तो ये उच्चतम बन जाता सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये बिंदु ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा था और एकदम से ऊपर ही चला गया, ठीक है। इसका मतलब ना ये स्थानीय उच्चतम है स्थानीय निम्नतम, इसे बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। ये देखो ये बना हुआ है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है जो कुछ ऊपर मैंने बात बताई थी, ठीक है, अगर वो तुम्हारी समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो अब आ जाएगी, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसी से तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। किससे, क्वेश्चंस में, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ही ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उदाहरण 29, ठीक है। तो बच्चों देख लेते हैं उदाहरण 29 क्या है। एक फलन f(x) दे रखा है, द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात करना है। इसमें देखो सबसे पहले तो देख लो पूछा क्या गया, बिंदु पूछे गए ना, ठीक है। स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात करने हैं। इसका मतलब है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, बिंदु का मतलब होता है x का मान, ठीक है ना, बिंदु का मतलब होता है x का मान। और अगर बोलते कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, तब होता है f(x) का मान, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना कि जो पूछा जा रहा है उसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। हालांकि मैं तुम्हें मान भी, क्योंकि अभी हमने मान भी नहीं पढ़ा, तो इस एग्जाम्पल की मदद से मैं तुम्हें मान भी बता दूंगा, ठीक है। जब बिंदु निकल जाते हैं तो मान तो निकल ही जाते हैं, तो मैं तुम्हें ये भी समझा दूंगा कि मान भी कैसे निकलते हैं। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ खाली कि इस क्वेश्चन में पूछा गया क्या गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा गया स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, मतलब बताना कि किस बिंदु पे, यानी कि x बराबर कितने पे स्थानीय उच्चतम होगा और x बराबर कितने पे स्थानीय निम्नतम होगा। तो बिंदु पूछा है ना कि मान पूछा है। मान पूछेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें उस बिंदु को फलन में रख देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो इसमें बच्चों करना क्या है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था शुरुआत का होनी है क्रांतिक बिंदु से, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना, सबसे पहले f(x) की वैल्यू तो यहाँ दे ही रखिए, उसका तुम्हें क्या कर लेना है, अवकलन कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद तुमने अवकलन किया तो 3 कॉमन आ गया, x² - 1 है, x² - 1 के तुम फैक्टर कर सकते हो। इसमें बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि तुम क्या करना, ये बात मैंने तुम्हें कुछ जब क्वेश्चन आए थे, ह्रासमान और वर्धमान वाले क्वेश्चन आए थे, तो वहाँ पे भी मैंने तुम्हें ये बात बताई होगी थोड़ा सा कि जब पहली बार तुम अवकलन करते हो ना, ठीक है, उसके बाद तुम्हें उसको बराबर 0 रखना पड़ता था वहाँ पे अंतराल ज्ञात करने के लिए। तो वहाँ पे भी मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, ठीक है ना। मैंने ये बोला था कि इसके फैक्टर यहीं पे फैक्टर कर दिया करो इसके, ठीक है। मतलब ऐसे मत किया करो कि पहले f(x) को 0 के बराबर रखोगे फिर फैक्टर करोगे, ठीक है ना, ऐसे मत किया करो। वो बात मैंने वहाँ पे भी बोली थी, वही बात मैं यहाँ पे भी बोलूँगा कि तुम f(x) को जब भी सॉल्व करते हो तो उसके जो भी फैक्टर होने हैं वो सब यहीं कर दिया करो, बाद में नहीं करने, ठीक है ना। तो हमने f(x), उसका एक रीजन है वो समझ में आ जाएगा अभी, जैसे मैंने बताया था अंतराल वाले केस में, सेम ऐसे यहाँ पे भी है। तो f(x) इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है ना, फैक्टर कर लिया x+1 × x - 1। अब क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए ये नेक्स्ट जो ये स्टेप है बिल्कुल ध्यान रखना,
जब भी तुम्हें क्रांतिक बिंदु निकालने होंगे तुम्हें क्या करना है, इस एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख देना, 0 के बराबर रख देना। जो ये एफ डैश एक्स निकला था ना, इसे 0 के बराबर रख दो, तो यहाँ से तुम्हें क्रांतिक बिंदु मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये क्रांतिक बिंदु बच्चों में मिले हैं, ठीक है ना, इन पे हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि फलन का जो मान है वो स्थानीय उच्चतम है या स्थानीय निम्नतम है, या फिर ना स्थानीय उच्चतम है ना स्थानीय निम्नतम है। ठीक है, ये तो तीनों कंडीशन में से कुछ ना कुछ होगी, या तो स्थानीय उच्चतम आएगा या स्थानीय निम्नतम आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, मतलब नति परिवर्तन बिंदु आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने थ्योरी में वो सारी चीज़ें समझाई थी, लेकिन अब वो अच्छे से समझ में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास कितने बिंदु आए, ये 2, तो हम इन दोनों पे एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले हम x बराबर -1 पे चेक करते हैं। तो बच्चों इसमें चेक करने का सिंपल सा तरीका है, क्या करना होता है, इसमें जो बिंदु होता है x, जो भी जिस पे भी हम चेक कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, उससे एक ठीक छोटी संख्या और ठीक उससे बड़ी संख्या। तो देखो, अगर मैं नंबर लाइन में तुम्हें थोड़ा सा समझाऊं, ठीक है, वैसे बिना नंबर लाइन के भी तुम कर सकते हो कि -1 से छोटी संख्या और -1 से थोड़ी सी बड़ी संख्या। तो नंबर लाइन ले लिए, नंबर लाइन का मतलब है कि -1 तो ये है ना, इससे छोटी संख्या मतलब, ठीक है, छोटी संख्या मतलब ठीक छोटी लेनी है। ठीक है, नंबर लाइन मैंने इसलिए बनाई है ताकि देखो इसमें तुम ये गलती ना करो क्या कि -1 से छोटी संख्या तुम -2 ना ले लो कहीं। ठीक है, ऐसे ही -1 से तुम बोलोगे कि बड़ी संख्या, तो कहीं 0 ना ले लो, 1 ना ले लो, 2, 3, इतनी बड़ी इतनी आगे तक चले जाओगे तो तब तो गलत आएंगे आंसर्स। ठीक है ना, तुम कुछ सही से वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। -1 से छोटी, -2, -3 अगर तुम इस तरीके से लेने लगे तो फिर गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें -1 से बिल्कुल थोड़ी सी छोटी लेनी है, -1.1। ठीक है ना, ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, -1 से थोड़ी सी बड़ी लेनी है। ठीक है, तो -0.9। ठीक है, इससे थोड़ी सी बड़ी यही तो होगी, -0.9 और -1.1। तो इतनी ही लेनी है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेनी है, अगर तुम बहुत ज़्यादा करोगे तो आंसर गलत होंगे। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमने संख्या उसे ठीक पहले वाली लिए और ठीक बाद वाली लिए, इन दोनों पे, ठीक है, इन दोनों पे किसकी वैल्यू चेक करते हैं, एफ डैश एक्स। ठीक है ना, बल्कि मैं बोलूँ वैल्यू भी नहीं, क्या चेक करते हैं, चिन्ह चेक करते हैं खाली। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऋण से धन हो जाएगा कि धन से ऋण हो जाएगा, मतलब किसकी वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो वही हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले बाएं वाली वैल्यू पे चेक करते हैं हमेशा। ठीक है ना, मतलब बाएं वाली मतलब जो भी संख्या हम जिस पे निकाल रहे हैं x बराबर -1 पे, तो उससे जो बाईं तरफ है मतलब उससे छोटी संख्या है, पहले हम छोटी वाली संख्या पे चेक करें। तो -1 के ठीक बाईं ओर वाली वैल्यू -1.1 है ना, तो -1.1 पे हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें -1.1 रख के देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो 3 × x + 1 × x - 1, सबसे पहले हम यहाँ पे -1.1 रख दें। ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो बच्चों हमें यहाँ पे सबसे पहली बात तो समझ लो कि केवल चिन्ह से मतलब है। तो तुम ऐसे मत करने लग जाना कि तुम इसको पूरा कैलकुलेट कर रहे हो, पूरी गुणा कर रहे हो, फिर उसकी गुणा 3 से कर रहे हो, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल चिन्ह देखना तुम्हें। ठीक है, 3 तो तुम्हें पता ही है धन है, तो तुम्हें केवल इनके चिन्हों से पता चल जाएगा कि इसका चिन्ह पता चल जाए और इसका चिन्ह पता चल जाए, उसी से सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो x का मान अगर मैंने -1.1 रखा, तो बच्चों -1.1 + 1, तो तुम्हें पता ना 1.1 बड़ी संख्या होती है 1 से, तो जब 1.1 से 1 को घटाएंगे तो किस में आएगा आंसर, माइनस में, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो आंसर माइनस में आएगा। और यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ तो दोनों ही माइनस है तो माइनस में आएगा, तो माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो ओवरऑल कितना चिन्ह आया, प्लस। तो मतलब हमने जो पहली वाली संख्या ली तब चिन्ह क्या आया, प्लस। अब हम 1 के बाद वाली संख्या लेते हैं। ठीक है ना, दाईं तरफ वाली संख्या वो है -0.9, तो -0.9 रखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी। ठीक है, तो हमने -0.9 रखा। अब हम देखेंगे कि इस बार कौन सी, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, क्या है, एक बड़ी संख्या है ना, तो 1 से, और वो किसके, धन की है, तो किसका चिन्ह आएगा, धन का आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों ऋण ऋण है तो किसका आएगा, ऋण का चिन्ह आएगा, और ऋण गुणा धन, तो ओवरऑल किसका चिन्ह आ जाएगा, ऋण। पहले आया था धन चिन्ह जब हमने -1.1 रखा, जब -0.9 रखा तो कौन सा चिन्ह आया, ऋण। इसका मतलब है कि चिन्ह परिवर्तित हुआ, कैसे हुआ, धन से बाईं तरफ धन था और दाईं तरफ ऋण था। ठीक है, तो अतः f डैश x का चिन्ह क्या हुआ, धन से ऋण में बदला।
तो बच्चों मैंने क्या बताया था, धन से अगर ऋण में बदलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि x बराबर -1 कैसा बिंदु होता है, स्थानीय उच्चतम का। इसमें कंफ्यूज मत होना, धन से ऋण, धन से मतलब ऋण में बदलता है तो ये मत सोचना कि ऋण में बदल रहा है तो नेगेटिव मतलब निम्नतम हो जाएगा, निम्नतम नहीं होता, ठीक है ना। ऋण में बदलता है तो क्या होता है, उच्चतम होता है। थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलता है तो धन से, और वो चिन्ह का, उसका जो चिन्ह है f' का चिन्ह है, ठीक है, वो किस में बदल दिया, माइनस में, तो वो उच्चतम होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, वैसे जो प्रश्न है उसमें केवल इतना पूछा गया था, प्रश्न में केवल इतना पूछा गया था कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, केवल बिंदु पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन मैं केवल समझाने के लिए कि अगर इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, मान भी पूछ लिए जाते अगर, तो क्या करते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान होता है बच्चों, अगर बिंदु मिल जाता ना तो मान निकालना कोई टफ काम नहीं है, ठीक है। तुम्हें बिंदु तो मिल गया है, जैसे कि मैंने बताया बिंदु का मतलब होता है x = x का मान, ठीक है। तो तुम्हें बिंदु तो मिल गया, स्थानीय उच्चतम का बिंदु x बराबर -1 है, और तुम चाहते हो कि अब स्थानीय उच्चतम का मान भी निकालना, तो बहुत आसान है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो बिंदु होता है उसको हम कहाँ रख देते हैं, उसको हम इस जो फलन है सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है ना, उसमें उसे रख देंगे और हमें मान पता चल जाएगा, फलन का मान x बराबर -1 ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर -1 रख देंगे, -1 की घात 3 -3 गुणा -1 धन 3, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे फलन जो सबसे स्टार्टिंग में फलन दिया था, प्रश्न में ही दे रखा है बल्कि ये, ठीक है ना, इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं। x की वैल्यू -1 रखी, तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, आंसर 5 मिल गया। तो इससे हमें पता चल गया कि x = -1 पर स्थानीय उच्चतम जो मान है बच्चों वो कितना आया, 5 आया, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया स्थानीय उच्चतम का जो बिंदु है वो x बराबर -1, ये तो बिंदु है, मान 5, ठीक है। मान के लिए बस क्या करते हैं, वो वैल्यू जो है हम कहाँ पे रख देते हैं, वैल्यू हम सीधा रख देते हैं उस फलन में, ठीक है। अब दूसरा बिंदु कौन सा आया था क्रांतिक, वो आया था x बराबर 1, तो अब हम 1 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 के ठीक बाईं ओर, अब मैं एक संख्या रेखा बना लेता हूँ, जैसे 1 0 1 2, 1 से ठीक बाईं ओर, तो 1 से थोड़ी सी छोटी संख्या कौन सी होगी बच्चों, 0.9, और 1 से थोड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी, 1.1, यही तो होगी, ठीक है। तो ये बाईं ओर वाली संख्या, ये दाईं ओर वाली, तो हम बाईं ओर वाली पहले रख देते हैं, 0.9 इसमें रख देते हैं। तो अगर मैं 0.9 यहाँ पे रखूँगा, धन प्लस धन, तो क्या आएगा, धन ही तो आएगा, ठीक है ना। और मैं 0.9 अगर यहाँ पे रखूँ, ठीक है ना, तो 0.9 -1, तो 0.9 -1, तो कौन सा बड़ा है, 0.9 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है, 1 ही तो बड़ा होता है, और 1 का चिन्ह क्या है, ऋण, इसका मतलब कौन सा चिन्ह आएगा, ऋण, धन इंटू ऋण कितना आ गया, ऋण आ गया। तो जब मैंने 0.9 रखा, मतलब बाईं ओर वाली संख्या रखी, तो ऋण चिन्ह आया। अब मैं 1.1 रखता हूँ, 1.1 यहाँ रखूँगा, धन प्लस धन कितना, धन आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम मैं 1.1 रखता हूँ, 1.1 में से 1 गया, फिर से धन आएगा, ठीक है, धन इंटू धन कितना है, धन। तो पहले तो नेगेटिव साइन आया था, फिर पॉजिटिव आया, ठीक है ना, एक बार माइनस आया, एक बार प्लस आया, तो इसका मतलब ठीक बाईं ओर तो नेगेटिव आया और ठीक दाईं ओर क्या आया, पॉजिटिव आया, तो चिन्ह माइनस से प्लस में हुआ। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि माइनस अगर प्लस होता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है चिन्ह, तो क्या होता है, स्थानीय निम्नतम होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया x = 1 पे कैसा आ गया, फलन का मान स्थानीय निम्नतम आ गया, ठीक है ना। x = 1 पे फलन स्थानीय निम्नतम का बिंदु, ये x = 1 कौन सा बिंदु है, स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, मतलब इस बिंदु पर फलन का मान स्थानीय निम्नतम होगा। वो मान होगा क्या, वो हमने अभी तक नहीं निकाला, लेकिन हमें ये पता चल गया कि x = 1 एक ऐसा बिंदु है जिस पर फलन का मान स्थानीय निम्नतम होगा, ठीक है ना, ये स्थानीय निम्नतम का बिंदु है, ठीक है। अब हम स्थानीय निम्नतम बिंदु निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो स्थानीय x = 1 पर स्थानीय निम्नतम मान, तो हम अगर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना बच्चों, फिर से वो जो फलन दिया है f(x), उसमें हमने क्या कर देना, जहाँ पे x है उसकी जगह पे 1 रख देना, ठीक है। तो हम अगर 1 रख देंगे वहाँ पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये 1 आ गया। तो इसका मतलब है जो इस बार
देखो बिंदु भी वही है और मान भी वही है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ये अलग भी आ सकता था, ठीक है। तो स्थानीय जो निम्नतम का बिंदु है वो x बराबर 1 है और स्थानीय निम्नतम मान है वो कितना है 1 है, ठीक है। दोनों बराबर हमेशा नहीं आते हैं, अभी बाई चांस आ गए। तो इस तरीके से बच्चों ये करना था, ठीक है। एक और देख लेते हैं उदाहरण 30, ये फलन दे रखा है, तो इसमें भी स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम बिंदु पूछे हैं खाली, ठीक है ना। तो बताना कि किस बिंदु पे स्थानीय उच्चतम होगा, स्थानीय निम्नतम। तो फिर से वही प्रोसीजर है, फलन दिया होता है सबसे पहले उसका अवकलन करते हैं, ठीक है। अवकलन करने के बाद क्या करते हैं, मैंने तुम्हें बोला था अवकलन करना तो आसान है, 3 दूनी 6 x स्क्वायर, 6 दूनी 12x, 6 इंटू एक्स का अवकलन 1 होता है, 5 का अवकलन 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैंने बोला था बच्चों इसको क्या करना है, तुम इसके फैक्टर यहीं पे कर देना, बाद में नहीं करना है, ठीक है ना। तो फैक्टर करने के लिए क्या यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो हम 6 को कॉमन ले लेंगे। फिर कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्या होता है, ये x माइनस 1 का वर्ग है। और अगर तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं आया तो तुम फैक्टर भी करोगे तो 2 फैक्टर आएंगे, एक x माइनस 1 गुणा x माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। तो x माइनस 1 का वर्ग ही आने वाला है। तो क्रांतिक बिंदु का मतलब जैसे कि मैंने बता दिया था पहले भी तुम्हें, क्रांतिक बिंदु मतलब वो बिंदु जहाँ पे फलन का मान या तो स्थानीय उच्चतम हो सकता है या स्थानीय निम्नतम हो सकता है, ठीक है ना। वो बिंदु हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ ना कुछ या तो स्थानीय निम्नतम निकलता है, स्थानीय उच्चतम निकलता है, या फिर अगर स्थानीय उच्चतम निम्नतम नहीं निकलता तो वो नति परिवर्तन बिंदु हम उसे कहते हैं, ठीक है। लेकिन होगा तो इन्हीं में से ही निकलेगा स्थानीय उच्चतम, नहीं तो फिर और बिंदु में से नहीं निकलेगा। इसलिए ये हमारे पास एक तरीके से कुछ फिल्टर हो जाते हैं बिंदु, मतलब बिंदु तो बहुत सारे होंगे ना, ठीक है ना। इसका जो प्रांत होगा उसमें तो पता नहीं कितने बिंदु होंगे, लेकिन हम क्रांतिक बिंदु निकालते ही हमारे पास वो बिंदु आ जाते हैं कि जो पॉसिबिलिटी होती है जिनमें कि इनमें हो सकता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं होगा, लेकिन इन्हीं में होगा तो होगा, नहीं तो फिर होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हम क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, उसको 0 के बराबर रख देते हैं एफ डैश एक्स को। तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स का मान कितना है, 1 आया, एक्स माइनस 1 का वर्ग है ना, उसे 2 मान आने चाहिए थे, लेकिन वो दोनों मान रिपीट हो गए, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही चेक, क्या 1 से एक छोटी संख्या, 1 से थोड़ी बड़ी संख्या। तो 1 से छोटी संख्या अभी हमने लिया था ना, 1 से छोटी संख्या कितनी होती है 0.9, 1 से बड़ी 1.1, 0.9 और 1.1 में हम चेक करेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो, तुम चाहे यहाँ पे x का मान 0.9 रखो, 1.1 रखो, कुछ भी करो, लेकिन और कुछ कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं। ध्यान से देखो जरा कि बाहर क्या है, वर्ग है ना, तुम्हें पता ही ना वर्ग का क्या मतलब होता है। वर्ग का मतलब होता है धन, मतलब तुम चाहे यहाँ पे x से छोटी संख्या रखो, मतलब 1 से छोटी संख्या रखो, या 1 से थोड़ी बड़ी संख्या रखो, 1 से थोड़ी सी बड़ी रखो, 1 से थोड़ी छोटी रखो, तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं कि 1 से थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है, 1 से छोटी संख्या कौन सी है। तुम्हें इतना पता है कि कुछ भी रखो, कुछ भी हल करो, स्क्वायर का मतलब धन होता है, मतलब पहले में भी ये धन ही आएगा, ठीक है ना, और बाद में भी क्या आएगा, धन ही आएगा। तो x से ठीक बाईं ओर भी इसने धन ही आना है और ठीक दाईं ओर भी धन आना है। इसका मतलब इस बार एक खास बात हुई, पहले चिन्ह बदल रहा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा था, या पॉजिटिव टू नेगेटिव पिछले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें एक खास बात है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा, बाईं ओर भी पॉजिटिव, दाईं ओर भी पॉजिटिव। तो उस केस में मैंने क्या बताया था बच्चों कि अगर एफ डैश एक्स का चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा है तो x इक्वल टू 1 पे ना तो स्थानीय उच्चतम होता है ना ही स्थानीय निम्नतम होता है, x इक्वल टू 1 पे क्या आता है, नति परिवर्तन बिंदु आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये वो वाला केस भी हमने पढ़ लिया है। तो अभी बच्चों इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस को, जो अभी क्वेश्चन हमने कुछ किए हैं इससे पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, तो हम द्वितीय अवकलक परीक्षण से कैसे करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी, आज अभी तुम्हारे दिमाग में केवल इतना रहना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तुम्हें थोड़ा सा इसका कि उच्चतम होता क्या है, निम्नतम होता क्या, क्या बिंदु होते हैं, क्या क्रांतिक बिंदु होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा क्लियर भी होंगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वाला है वो उसके बाद हम करेंगे, इसलिए अभी मैं क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा करने के लिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन है कि तुम सेकंड डेरिवेटिव से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव भी हर जगह लगाने लगे तो ये सही नहीं है, ठीक है ना, कई सारी जगह पे। जैसे मान लो यही क्वेश्चन थे, ये यहाँ पे तो प्रथम अवकलक से तुम्हें समझाने के लिए मैंने किए, लेकिन यही क्वेश्चन सेकंड से भी हो सकते हैं, ठीक है। और कौन से वाले क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो प्रथम से ही होंगे, सेकंड से नहीं होंगे, वो सब मैं आगे तुम्हें बताऊंगा।
इसमें थोड़ा सा बच्चों एक आगे का थोड़ा सा एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, ठीक है। उदाहरण 31 ये दे रखा है ना, तो इसका स्थानीय निम्नतम मान पूछा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी कराया था हमने खाली पढ़ा था मॉड एक्स का निम्नतम मान, ठीक है। ध्यान करो, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, बोला था एफ एक्स बराबर, मैंने छुपा दिया है, क्वेश्चन पूछा था एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, तो इसका स्थानीय उच्चतम और निम्नतम, तो उसमें हमारा क्या आया था, निम्नतम मान कितना आया था मॉड एक्स का, निम्नतम तो 0 आया था ना इसका मान, ठीक है। तो निम्नतम इसका मान आया था 0, तो इसका मान इतने का मान 0 आया था ना, ठीक है। अधिकतम तो इसका कुछ मान ही नहीं था, अभी पूछा भी वैसे भी निम्नतम है, तो जो निम्नतम मान जब क्या आया था 0 आया था, तो इसका मतलब है इसका निम्नतम मान कितना हो सकता है 0, तो इस ओवरऑल का निम्नतम मान कितना होगा 0 धन 3, यानी कि कितना आ जाएगा 3। आया समझ में? जब इसी पे तो डिपेंड करेगा कि ये कितना छोटे से छोटा हो सकता है, 3 में हम जितनी छोटी से छोटी संख्या जोड़ेंगे तब मिला के ही तो ये पूरा फलन सबसे छोटा होगा, तो हमें पहले इसकी वैल्यू पता लगानी कि ये कितना छोटा हो सकता है, तो बच्चों इसकी छोटी से छोटी वैल्यू 0 आ सकती है, तो इस पूरे फलन की छोटी से छोटी वैल्यू कितनी आ सकती है 3 + 0, तो 3 हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके के भी कुछ क्वेश्चन अगर होंगे तो डायरेक्ट करने वाले, इसमें ना कोई प्रथम फलन लग रहा है, प्रथम अवकलज परीक्षण है, ना द्वितीय, कुछ नहीं है ये, मतलब इस तरीके से हम बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन कुछ पहले भी कराए थे। तो बच्चों अभी तक जो भी मैंने ये आज बताया इसको बस अच्छे से समझ लेना। फिलहाल अभी होमवर्क बहुत ज़्यादा आज के लिए नहीं है, होमवर्क तब मिलेगा अभी जब मैं आगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी बताऊंगा, कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है ना। अंतराल में कैसे निरपेक्ष मान, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम निकालते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जब नेक्स्ट आएगी तो फिर क्वेश्चंस भी तुम्हें मिलेंगे और कुछ और चीज़ें भी हम इसमें देखेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब इसको समझना है तुम्हें मेनली।